नमस्ते। ओवरव्यू में आपका स्वागत है। आज 3 विषय। रूस यूक्रेन युद्ध रोकने वाली बीजेपी सरकार अपने मणिपुर में कब रोकेगी हिंसा। दूसरा, अमित शाह द्वारा भाजपा की नफरत की दुकान तमिलनाडु में खोलने का प्रयास। और तीसरा, शरद पवार ने सुप्रिया सुले को भविष्य में एनसीपी की बागडोर सौंपने की तैयारी कर ली। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक आग्रह, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर हो सके तो चैनल की मेंबरशिप भी ले लें। मेंबरशिप का मतलब कि प्रत्येक महीने आपको एक छोटी रकम हमें आर्थिक सहयोग के रूप में देनी होती है, और अगर आप हर महीने का कमिटमेंट नहीं करना चाहते हैं तो वन टाइम, एक बार एक मुश्त आप हमारी आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात, रूस यूक्रेन युद्ध रोकने वाली बीजेपी सरकार अपने मणिपुर में कब रोकेगी हिंसा। 3 मई को, अगर आपको याद हो, मणिपुर में हिंसा शुरू हुई थी। अब तक करीब 121 लोग मारे गए हैं, 352 घायल हुए हैं, 4305 जिसको मतलब रिपोर्टेड अटैक्स हुए हैं। और ये इंडिया टुडे की जो मतलब नॉर्थ ईस्ट वाला जो वो है, उसकी रिपोर्ट है 12 जून की, कल की। और करीब 60,152 लोगों ने अपना घर छोड़ा है, 272 रिलीफ कैंप खुले हुए हैं। और इन सबके बीच कल एक खराब खबर आई कि एक 22 वर्षीय युवक की फिर हत्या हो गई है। अब अगर आपको याद हो, ये मुख्य रूप से कुकी और मैती के बीच का झगड़ा है, और ये सब का किया कराया भाजपा का है। क्योंकि देखिए, कुकी को वहां पहले ही से ट्राइबल स्टेटस थी, वो ट्राइबल थे वहां के, और इस कारण एक तो ट्राइबल वाला जो भी आरक्षण है या जो भी है वो उनको मिलता था। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था कि जमीन जो ट्राइबल्स की जमीन थी वो नॉन ट्राइबल्स नहीं खरीद सकते थे। मणिपुर में हिंदू और क्रिश्चियंस की आबादी करीब करीब बराबर है। अब मैती को आगे करके ये जो ट्राइबल स्टेटस है इसको डाइल्यूट करने की कोशिश की जा रही है, और ये स्टेटस मैती को भी दे दी जा रही है। उससे जो मुख्य दिक्कत कुकीज को है कि उनका जो जमीन पे उनका जहां वो जमीन ये था कि अब दूसरा नहीं खरीद सकता, उस पे दिक्कत होगी। उधर मैती का कहना ये है कि भाई अब उनके पास जो रेशियो है, जो जिस जमीन पे उनकी आबादी शुरू में थी और आज आबादी है, वो बहुत कम है और वो उसमें मुश्किल हो रही है। खैर, 2-3 चीजें समझनी होंगी। मैं पहले भी इस पे एपिसोड कर चुका हूं कि मणिपुर में डबल इंजन सरकार पिछले 7-8 वर्षों से है। केंद्र में 9 वर्षों से भाजपा सरकार है, और वहां पे भी एनडीए की ही सरकार पिछले अब 6-7 वर्ष हो गए। अमित शाह अभी जब ये 3 मई के बाद शुरू हुआ तो वो फिर पहुंचे वहां, और वहां पहुंच के उन्होंने कैंप किया। वो किस लिए गए थे? क्योंकि देखिए, अमित शाह की दिक्कत क्या है कि मणिपुर में ना ईडी चल रहा है, ना सीबीआई चल रहा है, ना इनकम टैक्स चल रहा है। वहां आपको शुद्ध नेगोशिएट करना है, और अमित शाह का पास्ट रिकॉर्ड ऐसी सिचुएशन में कहीं पे भी जाके चीजों को भड़काने का काम करते हैं। और अगर वो मणिपुर को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, और मतलब वो बार बार वहां गए, वहां कैंप किए, और अभी भी वहां चीजें नहीं समझ रही हैं, तो जो कुछ लोगों का कहना है कि उनको इस्तीफा देना चाहिए, वो बहुत नाजायज बात नहीं है। क्योंकि देखिए, ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि बीजेपी के नेताओं का क्लेम बार बार ये होता है कि यूक्रेन और रशिया के युद्ध में मतलब मोदी जी का एक बहुत अहम भूमिका है, और पूरे विश्व के जितने नेता हैं, अमेरिका से लेकर, वो करीब करीब नतमस्तक रहते हैं कि आप ही जाके थोड़ा यहाँ के मतलब युद्ध की जो दिक्कत है उसको संभालिए। और उन्हीं की वजह से अभी तक बहुत सी ठीक चीजें हो रही हैं और युद्ध कंट्रोल में है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये विश्व के नेता उनसे अपील करते हैं, ये उनका जो भी तंत्र है वो इसको फैलाता है। बीजेपी का, मैं इसलिए बात कर रहा हूँ, बीजेपी का पुराना फॉर्मूला है कि नफरत फैलाओ, झगड़ा कराओ, और वोट बटोरो। लेकिन ये फॉर्मूला देश के लिए घातक होता है। वहां पे भी बीजेपी को मणिपुर में एक बहुत से लोगों की जान जा चुकी है, चीजें अस्थिर हैं। करीब 1.5 महीना हो जाएगा, 100 महीना हो चुका है, और तत्काल बीजेपी को सीरियस होके वोट की राजनीति की, मुझे इससे वोट मिल जाएगा, हिंदू और क्रिश्चियन और ये सब छोड़ के इसको सेटल करने की नीयत से सेटल जल्दी से जल्दी करें। नहीं तो एक राज्य हमारा
एक नहीं, राज्य तो कई जल रहे हैं। नागालैंड की भी समस्या अपनी जगह है, उसको कोई वो है, जम्मू कश्मीर की अपनी जगह है, और मणिपुर की अपनी जगह है। तो इसको तुरंत सुलझाने का काम होना चाहिए। दूसरी बात, अमित शाह द्वारा भाजपा की नफरत की दुकान तमिलनाडु में खोलने का प्रयास किया जा रहा है। अमित शाह भी अब तमिलनाडु पहुंच गए हैं और उन्होंने वहां जनता को बताया कि आपका 2 बार प्राइम मिनिस्टर बन सकता था, और तमिल प्राइम मिनिस्टर 2 बार बनने से मिस हुए। वो बीजेपी क्या कोई तमिल प्राइम मिनिस्टर बनाने जा रही थी तमिलनाडु में किसी को, या दूसरा कैसे क्या करता है, इसमें बीजेपी का, मोदी जी का, अमित शाह साहब का ज्यादा इंटरेस्ट रहता है कि कांग्रेस ने ऐसे क्यों किया, उन्होंने ऐसे क्यों किया, उन्होंने उसका लीडर क्यों किया, वहां क्यों गए, राहुल गांधी अपनी बेल के लिए क्यों नहीं अप्लाई कर रहे हैं उनको, मतलब अरे भाई वो पार्टी उसने किया नहीं किया। खैर, उन्होंने जाके वहां तमिलनाडु में कहा कि 2 बार आपका प्राइम मिनिस्टर बन सकता था, लेकिन उसको मिस किया। फिर उन्होंने बताया कि ये जो सिंगुर जो मोदी जी ने पार्लियामेंट में लगा दिया है, ये तमिलनाडु का कितनी बड़ी, तमिलनाडु के लिए गर्व की बात है, और इसके कारण इस बार कम से कम 25 एमपी आप जिता के यहाँ से, वहां 40 एमपी हैं, बीजेपी का कोई नहीं है इस समय, 25 एमपी कम से कम जिता कर दीजिए। जब वो इस तरह की बातें कर रहे थे तो स्टालिन जो चीफ मिनिस्टर हैं तमिलनाडु के, उन्होंने सिर्फ ये पूछा कि पिछले 9 वर्षों में बीजेपी सरकार ने तमिलनाडु के लिए क्या किया, ये जरा बताइए। अब अमित शाह ने उसमें वो ऐसा कैसे कह रहे हैं, और हमने इतना, अब वो 2004 की फिगर को 2023 की कई फिगरों से जोड़ रहे हैं। आप अपना अमूमन 20 साल में कई भी चीजें अगर आप उसको परसेंटेज टर्म्स में नहीं बताएंगे तो अपनी आप ही, जो भाई किसी की सैलरी 2004 में अगर 100 रुपया थी तो अपने आप ही वो आज की तारीख में कम से कम 400 रुपया होगी। तो खैर वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। अब अमित शाह, क्योंकि अमित शाह बार बार ये अच्छा, वहां एक क्लेम और उन्होंने किया कि जो सबसे बड़े जो इस सरकार की सफलता है केंद्र में, वो उन्होंने बताया कि मोदी जी की सरकार में एक भी सिंगल केस ऑफ करप्शन नहीं लगा है। और भ्रष्टाचार हुआ क्या है, अमित शाह साहब आप ये भूल रहे हैं कि आपकी भाजपा सरकार ने भ्रष्टाचार और करप्शन का सरकारीकरण कर दिया है। मैं दो तीन एग्जाम्पल जल्दी से दे दूंगा। अडानी जी को कैसे सरकार फायदा दिलवाती है, ये जग जाहिर है। राहुल गांधी ने यही सवाल तो पूछा था जिसकी वजह से बेचारे की सदस्यता चली गई। तो राहुल गांधी के उन सवालों का जवाब मोदी जी आप क्यों नहीं दिए जब आपसे पूछा गया था अडानी जी की बात, और आप कहते हैं कि भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं। फिर 10 लाख से ऊपर का उद्योगपतियों का बकाया बैंकों ने माफ किया आपके रिजीम में, और उनका नाम बताने से इनकार कर दिया। और आप कहते हैं कि भ्रष्टाचार और करप्शन का एक भी केस नहीं, क्योंकि ये भी माना जा रहा है कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं उसमें और इस कर्जा माफी में एक रिश्ता है। तीसरी बात, बैंक का पैसा लेकर कितने लोग विदेश भाग गए, तो क्या ये करप्शन हो नहीं? भाग गए और वही है मजे में, ठीक से जानते हैं। एक मैं और उदाहरण इसलिए दे दूं कि वो भी जरा समझने वाली बात है। देश की संस्था है बीसीसीआई, अमित शाह साहब के सुपुत्र उसके इस समय अध्यक्ष है, वही उसके सर्वे सर्वा है। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, आईपीएल 2023 में बीसीसीआई की कुल अर्निंग, सिर्फ आईपीएल 2023 की बात कर रहा हूं, एक जो ये आईपीएल है कि कुल अर्निंग 48,000 करोड़ से ज्यादा हुई है, ठीक है। और बीसीसीआई ने इस 48,000 करोड़ की कमाई पे 1 रुपया भी टैक्स, इनकम टैक्स नहीं दिया है, 1 रुपया भी नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि बीसीसीआई एक चैरिटेबल संस्था है, इसलिए वो टैक्स नहीं देती है। अब आईपीएल के 48,000 करोड़ पे अगर टैक्स नहीं दिया जा रहा है, उसको आप अपने सरकारी उससे कैसे भी बांध के उसको जस्टिफाई कर लें, ये भ्रष्टाचार नहीं है। ये भ्रष्टाचार नहीं तो और क्या है? एक बात मैं और इसलिए कह दूं क्योंकि ये तमिलनाडु की बात चल रही है। तमिलनाडु में आप द्वारा नियुक्त गवर्नर रवि जी जो हैं, उन्होंने तमिलनाडु का नाम बदल के ने की पेशकश की थी, और वो तमिलनाडु का अपमान था कि सम्मान था, आप खुद ही बताइए। देखिए, एक चीज वो अमित शाह साहब को भी समझनी चाहिए और देश के बाकी नेताओं को भी समझनी चाहिए, बाकी जन लोगों को भी समझनी चाहिए कि तमिलनाडु ही एक ऐसी स्टेट है जहां पे बहुत सफल सामाजिक आंदोलन हुआ, और उसकी वजह से समाज में जो जो बैकवर्ड और ओबीसी का जो हक था वो वहां पे काफी हद तक उसका कार्यान्वयन हुआ है, वो इम्प्लीमेंट हुआ है। एक चीज और जान लीजिए कि तमिलनाडु
का जो कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स जीडीपी ऑफ इंडिया वो बहुत ज्यादा है। अब ये अमित शाह साहब का जो डेस्परेशन है ना बीजेपी मुक्त साउथ में कहीं फुटहोल्ड करने का, वो मुझे लग रहा है कि वो अपनी एनर्जी यूपी बिहार में खर्च करें, गुजरात में खर्च करें तो बेटर है। साउथ में जो पढ़ी लिखी स्टेट है, साउथ की सारी स्टेट, वो वहां दाल गलने वाली नहीं है। अब तीसरी बात, शरद पवार ने सुप्रिया सुले के भविष्य में एनसीपी की भागडोर सौंपने की तैयारी कर ली। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि शरद पवार जी ने एनसीपी, आप अच्छा एक जरा आपको थोड़ा बैकग्राउंड भी याद दिला दूं। शरद पवार साहब ने जब एनसीपी शुरू की कांग्रेस से निकल के, जब उसको बनाया, तो उस समय 3 लोग मेन प्लेयर थे। शरद पवार साहब उसको लीड कर रहे थे, पीएस संगमा साहब और तारिक अनवर साहब, याद है आपको? अब ये क्या था, ये एक ऑल इंडिया फुटप्रिंट था। ऑल इंडिया फुटप्रिंट उस समय जैसे भाई संगमा साहब नॉर्थ ईस्ट, तारिक अनवर साहब बिहार हिंदी हार्टलैंड, शरद पवार साहब वेस्टर्न इंडिया। और एक एक बात और थी, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन, एक बड़ी बात करके एनसीपी एनसीपी बनी। आज शरद पवार साहब ने उस एनसीपी को, जिसको उन्होंने मतलब आप कांग्रेस से अलग हुए सोनिया गांधी की लीडरशिप को लेके, फिर आप यूपीए के पार्ट बने, मंत्री बने, काम किया, उन्होंने 2 वर्किंग प्रेसिडेंट एनसीपी के बना दिए, सुप्रिया सुले जी को, प्रफुल्ल पटेल जी को। और उन लोगों की बिल्कुल क्लियर कट रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है कि ये राज्य आप देखेंगे, ये राज्य आप देखेंगे, ये काम आप देखेंगे, ये काम आप देखेंगे। इस सारे उसमें अजीत पवार साहब जो उनके भतीजे हैं, उनका रोल को थोड़ा हम लोगों को थोड़ा एग्जामिन कर लेना चाहिए। ये सारी जो जो रीअलाइनमेंट कह लीजिए या रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ एनसीपी कह लीजिए, वो क्यों शुरू हुआ था? क्योंकि अजीत पवार साहब का कहीं से खबर आने लगी थी कि वो बीजेपी के साथ थोड़ा उनको अच्छा लग रहा है, वो बातचीत शुरू हो गई है। उसको रोकने के लिए तुरंत शरद पवार साहब ने इस्तीफा दिया, और इस्तीफा देके फिर पार्टी पूरी तरह से एकजुट हुई और उनके कमांड में आई और उसका पूरा कंट्रोल उनके पास था, लेकिन फिर एक बार स्टैब्लिश हो गया। अब एक दो चीजें देख लीजिए कि अजीत पवार साहब का इधर रोल क्या रहा है। अजीत पवार साहब का रोल, जब शुरू में ही सरकार बनाते समय वो जाके भाग के बीजेपी के साथ मिलकर उन्होंने सरकार बना ली थी। खैर, आप इधर आ गए हैं, अब इस समय वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। आपको अगर याद हो, जब शरद पवार साहब ने इस्तीफा दिया था, तो एक ही व्यक्ति था वो जो कह रहा था हाँ हाँ भैया एज हो गई है और इस्तीफा दे देने में कोई दिक्कत नहीं है। और जब सुप्रिया सुले उसमें प्रेस से बात करना चाह रही थी, तो उन्होंने बिल्कुल इंसिस्ट करके मना किया सबके सामने कि नहीं नहीं बात करने की जरूरत नहीं। वो थे अजीत पवार साहब, याद आया? अजीत पवार साहब का फिर से इस समय जब ये सब बातें हुई, जब दोनों प्रेसिडेंट अनाउंस हुए और उसका शरद पवार साहब बात कर रहे थे, तो वो फिर से नाराज दिखे। तो आज फिर वो नाराज है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शरद पवार साहब ने एक तीर से 2 निशाने साधे हैं। टेक्निकली पार्टी की हायरकी में सुप्रिया सुले अब सीनियर है टू अजीत पवार, तो वो एक उन्होंने क्लियर कर। दूसरा जो मुझे लगता है, महाराष्ट्र में लोकसभा का चुनाव, क्योंकि महाराष्ट्र का में विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव के जस्ट बाद होगा, पहले लोकसभा चुनाव में, महाराष्ट्र में लोकसभा का चुनाव में अजीत पवार साहब को डिलीवर करना पड़ेगा। क्योंकि अगर वहां पे एनसीपी वो डिलीवरी नहीं कर पाती है, तो वो सीधे सीधे अजीत पवार साहब के नेतृत्व को कमजोर करेगा। दूसरी तरफ अगर अजीत पवार साहब आज की तारीख में अगले जनरल इलेक्शन से पहले एनसीपी छोड़ते हैं, तो उस इस्तीफे का डैमेज कंट्रोल शरद पवार साहब ने कर लिया है। वो अपना इस्तीफा देके और ये सब करके, मतलब अगर एनसीपी छोड़ के जाते हैं, तो मुझे लगता है उस डैमेज कंट्रोल को पूरी तरह से उसकी घेराबंदी शरद पवार साहब कर चुके हैं। एक चीज और मैं बता दूं चलते चलते, महाराष्ट्र में बीजेपी बहुत तितर बितर हो रही है। महाराष्ट्र मेरे हिसाब से बहुत सरप्राइजिंग रिजल्ट देगा, जो लोगों को उम्मीद नहीं है। क्योंकि वहां शिंदे गुट को भी समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करे, वो बीजेपी के साथ अलाइंड हो, क्योंकि वो भी अब कह रहे हैं कि नहीं हम तो कम कम 22 सीट पे लड़ेंगे। अब थोड़ा मुझे लगता है कि महाराष्ट्र इंटरेस्टिंग होगा देखने के लिए और समझने के लिए आने वाले समय में, क्योंकि महाराष्ट्र वो एक जगह रहेगी जहां पे बीजेपी को थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो फिर से एक बार शरद पवार साहब ने अपना रोल पहले अपनी पार्टी को मजबूत करने, फिर बेटी को ठीक से कमान सौंपने, और महाराष्ट्र में अगर शरद पवार साहब बीजेपी को ठीक से रोकने में कामयाब हो जाते हैं, तो उनका स्टेचर
अपने आप बहुत बड़ा हो जाएगा। चलिए, इंतज़ार करते हैं कि महाराष्ट्र में क्या होगा। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।